नमस्कार। आज हमारी क्लास में हम बीए पार्ट थर्ड में मैक्स वेबर का जो बिंदु है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले इनकी जीवनी के बारे में। कार्ल मार्क्स के पश्चात मैक्स वेबर ने जर्मनी के अंदर समाजशास्त्र को विकसित किया था। इन्होंने समाजशास्त्र को एक कल्पना लोक से निकालकर वास्तविक धरातल पर लाने का कार्य किया, अर्थात जो कपोलकल्पित बातें होती थी उनसे निकलकर इन्होंने इस तरह की पद्धति विकसित की जिससे समाजशास्त्र का एक धरातल, एक उसका आधार बना। कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स, दुर्खीम जिस कार्य को आगे बढ़ा रहे थे उसकी अगली कड़ी के रूप में मार्क्स के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो मैक्स वेबर का योगदान विशेष लोकप्रिय माना जाता है। मैक्स वेबर एक आर्थिक दृष्टि से संपन्न, धार्मिक दृष्टि से संपन्न, भरे पूरे परिवार में पैदा हुए थे। कुछ लोग तो इनको मार्क्स का भूत भी कहते हैं, अर्थात मार्क्स इनकी रूह में उतर आया था और समाजशास्त्र को विकसित करने में उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म जर्मनी के थुरिंगा शहर में 21 अप्रैल 1864 को हुआ था, जो एक प्रोटेस्टेंट ईसाई परिवार था। अपने माता पिता की सभी संतानों में ये सबसे बड़े थे और इनके पिता एरफर्ट में मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत थे, जिनकी राजनीति में रुचि थी। चूँकि राजनीति पृष्ठभूमि होने के कारण लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिसका प्रभाव मैक्स वेबर के जीवन पर पड़ा और इन्होंने विचार विमर्श करके व्याख्यात्मक बोध की प्राप्ति करने के दृष्टिकोण से ये लोगों से परिचर्चाएँ किया करते थे। इनकी माताजी एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी, जिसे कैल्विनवादी कर्तव्य भावना पर अधिक विश्वास था। इनके प्रोटेस्टेंट होने के बावजूद आमोद प्रमोद सुख संबंधी सारी व्यवस्थाएं घर में मिली हुई थी। मैक्स वेबर बचपन में बहुत कमज़ोर थे और इनको एक छोटी सी आयु में मेनिंजाइटिस नामक रोग हो गया था। मेनिंजाइटिस रोग जो होता है, इसमें व्यक्ति कभी कभी चेतना शून्यता की ओर चला जाता है, यानी ऐसा लगता है जैसे वो चुपचाप बैठा हुआ व्यक्ति बिल्कुल एक स्थिर भाव में बैठा हो। इस रोग के कारण इनको प्रारंभिक रूप में बड़ी समस्या आई, लेकिन संपन्न परिवार होने के कारण समय समय पर चिकित्सा होने से एक महान व्यक्तित्व के रूप में इनकी उत्पत्ति हुई। ये खेलों से ज़्यादा पुस्तकों को प्रिय मानते थे और बचपन से ही संकोची एवं अंतर्मुखी थे। इनका एक ही लक्ष्य था, किसी न किसी प्रकार से अध्ययन करके नवीन ज्ञान की प्राप्ति की जाए। 1893 में मैक्स वेबर का विवाह मारिएन शिंटकर नाम की महिला से हुआ और उस वक्त ये अपनी पीएचडी का कार्य कर रहे थे। 1889 में ही इन्होंने अपना पीएचडी का कार्य प्रारंभ कर दिया था। इनका विषय था हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटी इन द मिडिल एज। इन्होंने कमर्शियल सोसाइटीज़ में जो नवीन परिवर्तन थे उनके ऊपर अध्ययन करने पर बल दिया था। 1898 में मैक्स वेबर के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। एक दृश्य इस तरह बना कि अपने पिता की निरंकुश प्रताड़ना के विरुद्ध, यानी इनके पिता इनको डांटते रहते थे, तो बीच बचाव में इनकी माँ आई और एक तनावपूर्ण बहस होने के बाद वेबर के पिता का देहांत हो गया, जिससे वेबर अपने अंतर्मन तक हिल गए और अपराध बोध से ग्रसित हो गए। इनको लगा कि इनके पिता की मृत्यु के पीछे शायद यही है, अगर ये उस बहस में ना पड़ते, माँ को समझा लेते तो शायद पिता बच सकते थे। उसका दुष्परिणाम ये हुआ, ये अनेक प्रकार के मानसिक रोग से ग्रस्त हो गए, कोई काम करने की स्थिति में नहीं रहे, जिसे हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं इनके शरीर में बाईं ओर लकवे की स्थिति बन गई और ये रुग्ण हो गए। उनको विश्वविद्यालय से सवेतन अवकाश की मंजूरी दी गई, लेकिन ये कब तक चलता? जब कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता तो विश्वविद्यालय से इन्हें कोई धन की प्राप्ति भी नहीं हुई और ये मानसिक बोझ से दुखी रहने लगे। मैक्स वेबर ने
अनेक पुस्तकों का लेखन कार्य किया, जिनके अंदर इनकी विशिष्ट समाजशास्त्रीय अन्वेषण पद्धति के बारे में पता चलता है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अगर हम कहें, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो 1905 में आई। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने पूंजीवाद को धर्म के साथ जोड़ा और एक नई विशद व्याख्या की, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि पूंजीवाद की आत्मा धर्म के अंदर समाहित है। द रिलीजन ऑफ चाइना 1916 में प्रकाशित इनकी बुक है। इस बुक में इन्होंने चीन के अंदर धर्म की क्या विशेषता है, धर्म किस तरह व्यक्ति को जोड़ने का कार्य करता है या परिवर्तित करता है, इसके बारे में चर्चा की। द रिलीजन ऑफ इंडिया, इन्होंने भारत के धर्म के बारे में भी चर्चा की है कि यहाँ किस तरह धार्मिक अवधारणाओं में रहकर सामाजिक, आर्थिक और अन्य प्रकार की सांस्कृतिक जीवन शैली पाई जाती है। इन्होंने एंशिएंट जुडाइज्म नाम की पुस्तक लिखी है, जिसमें अपनी तार्किक व्याख्याओं के आधार पर किसी भी अध्ययन के अंदर कार्य कारण संबंध की क्या भूमिका होती है, इसके संदर्भ में चर्चा की। 1921 में इनकी किताब आई इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अर्थात एक जो आर्थिक प्रक्रिया है उसका समाज के साथ क्या संबंध है, उनके बीच में किस तरह की तारतम्यता स्थापित की जा सकती है, समाज अर्थव्यवस्था से किस तरह प्रभावित होता है, क्या इसके नकारात्मक प्रभाव हैं, क्या सकारात्मक प्रभाव हैं, इन सब का वर्णन इन्होंने इस पुस्तक में किया है। अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन यानी धर्म के समाजशास्त्र के संदर्भ में 1922 में लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने धर्म को अंधता की पट्टी न मानते हुए धर्म को किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था का कारण माना और समाजशास्त्र में धर्म किस तरह लोगों की जीवन शैली को प्रभावित करता है, इसके बारे में इन्होंने चर्चा की। द सिटी 1922 में आने वाली इनकी नई पुस्तक थी। इस पुस्तक में इन्होंने पूरी परंपराओं के मध्य वैचारिक व्याख्यात्मक बोध विश्लेषण की पद्धतियों की चर्चा की है। 1923 में आई पुस्तक जर्नल इकोनॉमी हिस्ट्री, इस पुस्तक में इन्होंने इतिहास और अर्थव्यवस्था के साथ संबंधों को जोड़ने का प्रयास किया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह ऐतिहासिक परंपराएं, किस तरह ऐतिहासिक विरासत के मूल्य समाज की आर्थिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। 1925 में आई पुस्तक जो सबसे अधिक अकादमिक छात्रों के लिए लोकप्रिय है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। यह पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इन्होंने सामाजिक क्रिया की अवधारणा के बारे में बताया था और अपनी विस्तृत समाजशास्त्रीय परंपराओं में तार्किक, मूल्यांकनात्मक, प्रभावात्मक और परंपरागत क्रिया क्या होती है, इनका आधार क्या होता है, इनके पीछे संदर्भ क्या है, इन सब की चर्चा की है। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, ये इनकी जो पुस्तक है, इसमें एक पद्धति शास्त्रीय परंपराओं के अंतर्गत सामाजिक विज्ञानों में हम किन पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी चर्चा की गई है। द रेशनल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक, यानी एक संगीत का आधारात्मक रूप क्या हो सकता है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगीत लोगों को जोड़ने का कार्य किस प्रकार कर सकता है, उसकी अभिप्रेरणाएं व्यक्ति को मानसिक रूप से कैसे तैयार कर सकती हैं और संगीत का व्यक्ति की सामाजिक जीवन शैली के साथ किस तरह के संबंध हैं, इनके ऊपर इन्होंने अपनी चर्चा को दिया है। मैक्स वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र में भी कार्य कारण संबंधों की दृष्टि से अध्ययन किया जा सकता है। इस संदर्भ में इन्होंने अनेक प्रकार की तार्किक व्याख्याओं को प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक कोई भी घटना घटित होती है, जैसे बिजली या आकाश में कड़की, तो हमारे मौसम विज्ञान के विद्वान बता देंगे कि बिजली कड़कने के कारण क्या है। इंद्रधनुष बना, ये क्यों बनता है,
किस समय बनता है, क्या प्राकृतिक और सामाजिक आधार पर इसकी महत्वता है, इस पर चर्चा ना करके इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर चर्चा की जाती है। ठीक इसी प्रकार मैक्स वेबर भी इस तर्क को महत्व देते हैं कि कोई भी समाज में परिवर्तन हो रहा है, कोई भी घटना घटित हो रही है, उसके संदर्भ में कार्य कारण संबंध क्या होंगे, इसके बारे में चर्चा की जा सकती है। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु मानता है। उनका तर्क है, जो भी पूर्व के विद्वान रहे हैं वो व्यक्ति को समाजशास्त्र के अध्ययन केंद्र में स्थापित करने पर बल देते थे, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने कहा कि व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना जा सकता है। क्योंकि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, या तो वो भविष्य को ध्यान में रखकर करेगा, या वो भूतकाल की घटनाओं के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। कोई न कोई रीजन होता है जिसकी वजह से वो अपनी क्रियाओं को एक नया आयाम स्थापित करने में योगदान देता है। तो इन क्रियाओं की करने के पीछे कारण क्या है, इन सब का अध्ययन करते हुए सामाजिक क्रिया की व्याख्या की गई है। व्यक्ति के अंदर सामाजिक क्रियाओं का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति की उन सामाजिक क्रियाओं को समझे, उनके कारणों को समझे, उनकी व्याख्या करे, और यह आधार ही व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की रूपरेखा को विकसित करता है। मैक्स वेबर का पद्धति शास्त्र। देखिए, समाजशास्त्री अध्ययन के सिद्धांत में मैक्स वेबर के जो मेथोडोलॉजिकल पार्ट है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वेबर की विशिष्टता ये थी कि प्राकृतिक विज्ञान एवं समाजशास्त्र में प्राकृतिक घटना एवं सामाजिक क्रिया के आधार पर अंतर किया गया है। इस विश्व में प्राकृतिक घटनाएं ना तो अर्थपूर्ण होती है, ना उनका कोई उद्देश्य होता है, जबकि सामाजिक क्रियाएं हमेशा अर्थपूर्ण होती है और उद्देश्यपरक होती है। इसका मतलब ये है, अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन माला लेकर मंदिर में बैठकर भजन कर रहा है, अब यहाँ हमको व्यक्ति सामान्य अपनी आध्यात्मिक क्रिया करता हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन वेबर यहाँ कहता है कि वो वहाँ पर अपने भविष्य को ध्यान में रखकर आध्यात्मिक कर्म कर रहा है, यानी उसका कोई अर्थपूर्ण ढंग जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक जो भी क्रियाएं होती हैं वो उद्देश्यपरक होती हैं। अच्छा, प्राकृतिक विज्ञानों में सार्वभौमिक नियम पाए जाते हैं जो सभी समय स्थान काल में समान होते हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय नियम में ये विशेषता नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी हम निर्जीव वस्तु पर प्रयोग करें, प्रयोगशाला में हमने सोडियम और क्लोराइड को मिलाकर NaCl नमक बनाया, अब ये परिणाम हमें सब जगह प्राप्त होगा। वेबर कहना चाहते हैं कि देश काल परिस्थिति में समान परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन यदि संघर्ष होता है समाजशास्त्रीय प्रक्रिया के रूप में, तो हो सकता है अमेरिका में कारण अलग हो, वहाँ रेसिज्म प्रजातिवाद की वजह से संघर्ष हो सकता है, भारत में कास्टिज्म जातिवाद के संदर्भ में संघर्ष हो सकता है, या किसी अन्य देश में पोलैंड में किसानों के हितों के लिए संघर्ष हो सकता है। तो कारण परिणाम स्थितियाँ बदलने के साथ साथ सामाजिक क्रियाओं में एक विशेष प्रकार का तारतम्य नहीं बैठता, वहाँ कुछ अंतर हो सकते हैं। वेबर के समाजशास्त्र को निर्वचनात्मक या अवबोधन समाजशास्त्र कह सकते हैं, क्योंकि यह अर्थपूर्ण अवबोधन पर बल देता है। प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए कार्य कारण संबंधों पर बल दिया है और उसी की व्याख्या पर अपने अध्ययन को दृष्टि प्रदान की है। वेबर ने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति अपनाने पर बल दिया और कहा कि इस विधि के द्वारा हम समाज की समानता और असमानता को ज्ञात कर सकते हैं। वेबर ने घटनाओं के अध्ययन के लिए विशिष्ट चयनात्मक तथ्यों के अध्ययन पर ही बल दिया और कहा कि जो तथ्य उचित नहीं हैं उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि निरर्थक तथ्यों के हम यदि अनावश्यक संकलन को कर लेंगे तो शायद हमारे उद्देश्य भटक सकते हैं। वेबर ने
सामाजिक घटनाओं की वस्तुनिष्ठता पर बल दिया है। यानी कोई भी अध्ययन आप करें, उसे वस्तु मानकर अध्ययन करें। मूल्यांकनात्मक निर्णयों से दूर रहने की बात कही है, क्योंकि मूल्यांकनात्मक अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार मैक्स वेबर का तर्क है कि समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन होना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उचित अनुचित, इनकी व्याख्या हम नहीं करते। हम व्याख्या करते हैं बेरोजगारी क्या है, गरीबी क्या है, समाज में जातीय संघर्ष के कारण क्या है। यानी हम सोशल रियलिटी, जो सत्य है, उसको अध्ययन करने पर बल देते हैं। इन बिंदुओं के आधार पर जो एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है, मैक्स वेबर इसे पद्धति शास्त्र या मेथडोलॉजी के रूप में अपनी व्याख्या करता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि मैक्स वेबर एक तार्किक, व्याख्यात्मक बोध और पद्धति शास्त्र के आधार पर अध्ययन करने वाला प्रमुख विद्वान है, जिसने कहीं ना कहीं समाजशास्त्र को नवीन ऊंचाइयां प्रदान की है। ये तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से जहाँ तथ्यों की मध्य तुलना पर बल देते हैं, तो दूसरी ओर चयनात्मक तथ्यों के अध्ययन के आधार पर तार्किक वैज्ञानिक निष्कर्षों की पृष्ठभूमि तक ले जाने का कार्य करते हैं। मेरी अगली क्लास में हम मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे कि उन्होंने किस तरह सामाजिक क्रिया के लिए आवश्यक शर्तों को बताया, और 4 प्रकार की जो सामाजिक क्रिया है उनकी हम व्याख्या अगले व्याख्यान में